हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी एथिक्स की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करा था जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से जान लिया था कि बिलीव्स या बिलीफ सिस्टम का क्या मतलब है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी बता दी थी। आज की क्लास में हम दूसरी टर्म को डिकोड करते हैं जो कि हमारे एक छोटा सा टॉपिक होने वाला है और वो है वैल्यूज़। वैल्यूज़ के बारे में मैंने आपको बिलीव्स के टॉपिक के अंदर भी बताया था और मैंने वैल्यूज़ के संदर्भ में आपको एक जो डेफिनेशन लिखवाई थी वो आपको याद होगी, जिसको आपको याद रखना भी चाहिए। मैंने आपको बताया था वैल्यूज़ की डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू क्लास ट्वेल्थ की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी, वो हमें बताती है क्लास ट्वेल्थ की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी कि वैल्यूज़ आर बेसिकली, वैल्यूज़ जो है वैल्यूज़ आर एंड्योरिंग यानी कि लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ्स अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। वैल्यूज़ हमारी लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ्स होती हैं ऐसे बर्ताव, ऐसे स्वभाव, ऐसे रवैये के ऊपर जो कि एक आइडियल मानी जाती हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको दो टर्म्स के बारे में काफ़ी डिटेल्ड तरीके से डिकोड करके बता दिया था। एंड्योरिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग और आइडियल मतलब यहाँ पर वो चीज़ें जो आपसे सोसाइटी बेसिकली एक्सपेक्ट कर रही है। तो इसी चीज़ को अब हम वैल्यूज़ के टॉपिक में थोड़ा सा डिटेल तरीके से डिकोड करेंगे। यहाँ पर ये जो आइडियल है ना वर्ड, इसका लेना देना एक टर्म के साथ, डैट इज शुड, या फिर जिसको आप समझते हो दो टर्म्स के साथ, जैसे हम बोलते हैं वॉट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, या फिर वॉट ऑट नॉट टू बी, क्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा का पूरा लेना देना होता है वैल्यूज़ में, वो लेना देना होता है इस टर्म के साथ, शुड। अब यहाँ पर ये जो शुड जो टर्म है, ये बेसिकली हमें बता रहा है एक प्रेफरेंस के बारे में कि सोसाइटी किस चीज़ को प्रेफर करेगी। कि सोसाइटी की नज़रों में, देखो हर चीज़ का लेना देना सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से ही होता है ज़्यादातर। यहाँ पर आप दोनों चीज़ों को लेकर आ सकते हो। आप चाहे इंडिविजुअल की बात कर लो या फिर आप बात कर लो सोसाइटी की। तो यहाँ पर कोई भी जो एक इंडिविजुअल है या जो सोसाइटी है, उसका लेना देना किन चीज़ों के साथ है, बेसिकली उस इंडिविजुअल या सोसाइटी की जो प्रेफरेंस है, जो उसकी इंक्लिनेशन है या जो उसकी ओरिएंटेशन है, झुकाव, बेसिकली प्रेफरेंस, इंक्लिनेशन और ओरिएंटेशन को अगर हम कंबाइन कर कर एक बात में रखें तो वो होगा झुकाव, इंडिविजुअल या सोसाइटी का झुकाव। ऐसे कौन से बिहेवियर या फिर नंबर ऑफ बिहेवियर्स के प्रति है जिसको सोसाइटी मानती है या तो ग्रीन फ्लैग यानी कि गुड बिहेवियर, या फिर रेड फ्लैग यानी कि बैड बिहेवियर। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, वैल्यूज़ की डेफिनेशन तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर दी थी कि दीज आर लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स जो कि एक आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर को दर्शाते हैं एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से, या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को अगर आप कंबाइन करते हो तो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। मैं अक्सर आपको एथिक्स के लेक्चर में एक चीज़ लगातार समझाते हुए आया हूँ और मैंने आपको ये बोला है कि वैल्यूज़ में ना गलत और सही का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वैल्यूज़ आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज गुड ओनली।
लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे ना तो हो सकता है कि आप इस बात में कंफ्यूज हो जाओ कि मैं आपको अभी तक बताता हुआ आया हूँ कि वैल्यूज़ हमेशा अच्छी ही होती हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि वैल्यूज़ के अंदर दोनों प्रकार के व्यवहार की बात होती है, बर्ताव की बात होती है, गुड एंड बैड। देखो, एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ गुड और बैड हो सकती है, लेकिन वैल्यूज़ जर्नली, मैं यूनिवर्सली नहीं बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ ना फिलॉसफी की डोमेन में ये सब चीज़ें फिलोसफिकल हैं। कोई भी चीज़ें फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की डोमेन में यूनिवर्सल नहीं होती। आप उसको 100% हर एक सिचुएशन के अंदर फिट नहीं बैठा सकते हो। जर्नली का मतलब ये होता है कि 90 to 95% टाइम्स। तो वैल्यूज़ जो है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जर्नली वैल्यूज़ जो है वो एक यूनिवर्सल नेचर की मानी जाती है। यानी कि यहाँ पर हम जिस भी चीज़ को गुड कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं या बैड कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं, तो पूरी दुनिया के लोग जर्नली, यानी कि 90 से 95% जो लोग हैं वो उस चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं कि यस, दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर इज़ गुड या फिर दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर इज़ बैड। ठीक है, इसलिए जब लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि कौन सा बिहेवियर डिज़ायरेबल है, अच्छा होगा, कौन सा बिहेवियर अनडिज़ायरेबल है, बुरा होगा, जब पहले से ही ये वाली लाइन क्लियर है लोगों के मन में, सोसाइटी के मन में, एक इंडिविजुअल के मन में, तो वैल्यूज़ जो है, इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हुआ आया हूँ कि वैल्यूज़ आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज गुड ओनली, क्योंकि बैड चीज़ें जो है वो सोसाइटी को ऑलरेडी क्लियर है कि कौन से आस्पेक्ट जो है बिहेवियर के वो गलत है। तो अब हम इसको ज़रा पढ़ते हैं कि राइटर ने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वैल्यूज़ ना, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखना, वैल्यूज़ आपकी प्रेफरेंसेस को डिनोट करती हैं कि आप ऐसे अपने व्यवहार या सामने वाले के व्यवहार को कैसे नापते हो, कैसे तोलते हो और उसको कैसी कैटेगरी में रखते हो, जहाँ पर आप दो प्रकार के बिहेवियर के बीच में डिफ्रेंशिएट करना जानते हो, गुड बिहेवियर एंड बैड बिहेवियर। तो आपकी जो प्रेफरेंस होती है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर वो होती है कि यू कंसिडर देम एज गुड, कि अगर वो चीज़ हो रही है आपके सामने तो आप उससे सही मानोगे, या फिर यू विल कंसिडर देम एज बैड। वैल्यूज़ जो है, इसकी डेफिनेशन जो राइटर ने हमें लिख कर दिया, आप ये वाली डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हो, दैट दीज आर एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडल मोड ऑफ बिहेवियर, जो कि क्लास 12th की साइकोलॉजी के एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के अंदर गिवन है। या फिर जो राइटर ने यहाँ पर आपको लिख कर दी है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो कि वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट एंड लास्टिंग। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर दिया था, जिस भी चीज़ को हम लास्टिंग या फिर लॉन्ग लास्टिंग बोलते हैं वो चीज़ होती है एंड्योरिंग। तो बात वही है कि वैल्यूज़ आर एंड्योरिंग बिलीव्स या फिर लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स, या फिर ऐसे आइडियाज़ जहाँ पर आप किसी भी एक बिहेवियर को मानते हो ये बिहेवियर गुड है या फिर बैड है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो ये बिहेवियर डिज़ायरेबल है या फिर अनडिज़ायरेबल है। यानी कि ये चीज़ जो इंडिविजुअल ने जिस भी प्रकार से बिहेव करा वो चीज़ ठीक बैठी सिचुएशन के अंदर या फिर ठीक नहीं बैठी उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। अब वैल्यूज़ को देने वाले या हमें सिखाने वाले जो होते हैं लोग, वो तो हम उसको बोल देते हैं, हमने एथिक्स की क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि हम उसको कहते हैं 4 सोशलाइजेशन एजेंट्स, है ना, लाइक पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स। लेकिन मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि बहुत सारी चीज़ें या फिर वेरियस थिंग्स विच आर रिलेटेड टू वैल्यूज़, उसका ज़्यादातर लेना देना होता है हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ। लेकिन वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आप ऐसा कह सकते हो कि वो सोशलाइजेशन एजेंट्स के इंट्रैक्शन की वजह से ही, जब हम कच्ची उम्र के होते हैं या फिर हमारी सूझबूझ डेवलप हो रही होती है हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो वो जो सोशलाइजेशन एजेंट्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए हमारे जो एक्सपीरियंसेस बनते हैं, वो एक्सपीरियंसेस हमारी साइकोलॉजी को, हमारी थिंकिंग पैटर्न को शेप करते हैं। इसकी वजह से आप कह सकते हो कि वैल्यूज़ जो है वो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलती हैं। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली ये आपके जो 4 सोशलाइजेशन एजेंट्स होते हैं, सोशलाइजेशन वाले जो एजेंट्स होते हैं, पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स एंड अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स, यानी कि रोल मॉडल्स, वो आ जाते हैं, या फिर वेरियस टॉपिक्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो आपके होते हैं, और
आपके जो ह्यूमन इंटरफेसेस होते हैं, ह्यूमन इंटरफेसेस के अंदर अगेन वही चीज़ें आ जाएंगी, 4 सोशलाइजेशन एजेंट्स लाइक फैमिली, स्कूल। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि एक इंडिविजुअल जो है वो 4 चीज़ों से घिरा रहता है, जो कि 4 सोशलाइजेशन एजेंट्स हैं: पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स। तो इन सब के साथ इंटरेक्शन करते हुए हमारी वैल्यूज़ जो होती हैं वो शेप होती हैं। वैल्यूज़ को जनरली कोई भी एक इंडिविजुअल एक शुड या ऑट के आस्पेक्ट के अंदर दर्शाता है। वॉट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, एंड वॉट ऑट नॉट टू बी, क्या नहीं होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ की रिफ्लेक्शन जो बेसिकली हम करते हैं वो बिहेवियर की टर्म्स में करते हैं, बर्ताव, स्वभाव एक सामने वाले का या अपना खुद का रवैया। ठीक है। अब यहाँ पर राइटर आपको ये बता रहे हैं कि इंसान का ना, सोसाइटी में रहने वाले इंसानों का बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल इन स्टोरीज लाइक रामायण एंड महाभारत। रामायण और महाभारत की जो बुक्स हैं, जो ग्रंथ हैं, जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल इसलिए भी हैं बिकॉज उससे बहुत सारी जो सर्टेन वैल्यूज़ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, वो हमें सीखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पर तो बड़ी सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आप जैसे भगवान श्री राम के, ठीक है, लॉर्ड राम के, भगवान श्री राम के अगर आप कैरेक्टर को देखो, यानी कि आप उनके एटीट्यूड को अगर समझने की कोशिश करो या फिर आप उनके कैरेक्टर को समझने की कोशिश करो, आप उनकी क्वालिटीज़ को अगर जानने की कोशिश करो, तो उनके बारे में हमेशा एक चीज़ बोली जाती है, डैट लॉर्ड श्री राम का जो कैरेक्टर है वो हर किसी मेल को अपनाना चाहिए। और वो कैरेक्टर क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम का, है ना, कि ही वॉज स्टिक टू ओनली वन फीमेल एंड शी वॉज सीता माता। ठीक है। जो उनकी स्पाउस थी, जो उनकी बीवी थी, ये उन तक ही स्टिक थे और किसी औरत के पास नहीं गए। तो ये जो उनकी क्वालिटी है, ये कलयुग में, अगर मैं रिलीजियस कोनोटेशन के साथ आपको बताऊं, रिलीजियस एंगल से बताऊं, तो कलयुग में ये कैरेक्टर मर्दों की जाति के लिए काफ़ी काम आ सकता है, मर्दों के ग्रुप के लिए, कि अगर हमें उनको समझाना है कि हाउ यू शुड डिफाइन योर कैरेक्टर, तो दोज मेल्स इन कलयुग शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम लॉर्ड श्री राम, कि वो अपने कैरेक्टर को, अपने एटीट्यूड को, अपनी क्वालिटीज़ को, एक ही बात है वैसे सारी की सारी, कि दोज एट्रीब्यूट्स एंड दोज क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन विच मेक्स हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, उसको हम एक वर्ड में क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एक मेल को, एक मर्द को अपनी पर्सनैलिटी जो है वो भगवान श्री राम की रिफ्लेक्शन के तौर पर अपनानी चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना चाहिए। इसके अलावा महाभारत और रामायण के जो ग्रंथ हैं वो आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक मैंने आपको मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में बताया, उसके अलावा अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको जानने को मिलेगा कि यहाँ पर बात करी गई है बड़े लोगों के सम्मान करने की। ठीक है। बड़े लोगों का सम्मान करना, अपनी ड्यूटी को निभाना, ऑनेस्टी को दर्शाना, इंटेग्रिटी को निभाना, अपने कैरेक्टर के अंदर उतारना। और आप जानते हो कि ऑनेस्टी जो है वो वर्ड से दिखती है, और इंटेग्रिटी यानी कि ऑनेस्टी जो है जब वो आपके एक्शंस में दिखने लगे तब हम उसको इंटेग्रिटी कहते हैं। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमें धार्मिक ग्रंथों से लाइक रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, कुरान, इन सब से हमें देखने को, सीखने को मिलती है। अब हमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ के बारे में भी पता है। अब देख रहे हो यहाँ पर, देखो क्या लिखा हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट टर्म है। वैल्यूज़ तो लिखा हुआ है, अभी तक मैं आपको बता रहा था कि वैल्यूज़ आर ऑलवेज गुड, लेकिन आप वैल्यूज़ को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, क्योंकि वैल्यूज़ के अंदर जब शुड का आस्पेक्ट आ ही गया है, जब ऑट का आस्पेक्ट आ ही गया है, तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। क्योंकि कभी भी पर्सन जो है वो कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता, वो चीज़ ठीक नहीं है। जैसे आप किसी को किडनैप कर रहे हो, किसी के बच्चे को, आप उसको जस्टिफाई नहीं ये कहकर नहीं कर सकते हो कि मैंने तो रिवेंज के लिए करा था इसको किडनैप, क्योंकि किडनैपिंग अल्टीमेटली जो एक्शन है पूरा का पूरा, उसका आउटकम क्या निकले हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो एक्शन है किडनैप करने का, किसी को अगवा करने का, वो अपने आप में एक नेगेटिव वैल्यू को दर्शाता है। सिमिलरली अगर हम एक छोटे लेवल पर बात करें
किसी एक पर्सन को अगर आप इंसर्ट करते हो, अब वो इंसर्ट हो सकता है कि आप उसको एक तरीके से वर्बल एब्यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपने किसी का बेसिकली मजाक उड़ाया, या फिर आपने किसी को फिजिकल तरीके से हार्म करा। तो इंसल्ट करना, वर्बल एब्यूज़ करना, हार्म करना, या फिर इवन इनफैक्ट किसी के जो इकोनॉमिक वेलबींग है अगर किसी पर्सन की, या इकोनॉमिक आर्थिक परिस्थिति किसी इंडिविजुअल की वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और आपकी इकोनॉमिक वेलबींग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आप सामने वाले को अपनी रईसी का इस प्रकार से उसको जता रहे हो, अपनी रईसी बता रहे हो कि सामने वाले को थोड़ा सा डाउनग्रेडेड फील हो रहा है, तो वो भी चीज़ एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमेशा जब भी ऐसे व्यवहार, ऐसे रवैये हमारे सामने आते हैं ना, तो हमारा दिमाग एक जजमेंट मोड पे चला जाता है। बिकॉज बचपन से लेकर अभी तक हम लोगों के वैल्यूज़ जो हैं वो शेप होते हुए आए हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड ह्यूमन इंटरफेसेस, या फिर आप फोर्स सोशलाइजेशन एजेंट्स कह सकते हो। इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हुए पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स एंड अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स और हमारे खुद के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमें वैल्यूज़ सिखाते हैं कि व्हाट आर पॉजिटिव वैल्यूज़, व्हाट आर नेगेटिव वैल्यूज़। तो हम बेसिकली जजमेंट करने लग जाता है हमारा दिमाग, क्योंकि हमने वैल्यूज़ जानी हुई हैं, हमने गुड वैल्यूज़ और बैड वैल्यूज़ के बीच में, या फिर नेगेटिव वैल्यूज़ और पॉजिटिव वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंशिएट करना सीखा हुआ है। तो हमारी साइकोलॉजी, हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो एक जजमेंट मोड पर चला जाता है कि हम कुछ बिहेवियर को मानते हैं कि दीज आर डिज़ायरेबल बिहेवियर, और वहीं पर कुछ बिहेवियर को हम मानते हैं कि दीज आर अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। सिर्फ यही रीज़न है दोस्तों कि जब आप कोई भी एक मूवी देखते हो ना, तो उस मूवी की इंट्रोडक्शन से लेकर एंडिंग तक आपको कभी नहीं बताया जाता है कि एक्टर कौन है इस मूवी का, या फिर विलन कौन है। लेकिन ये चीज़ आप खुद इसलिए डिसाइड कर पाते हो, और हमेशा एक मूवी की एंडिंग के टाइम पर आपका दिमाग हमेशा ये कहता है कि एक्टर को जीतना चाहिए, एक्टर जो है उसके फेवर में मूवी जो है वो हमेशा ख़त्म होनी चाहिए, विलन को हारना चाहिए। ये कभी भी मूवी के अंदर क्लियरली नहीं बताया जाता है, लेकिन वहाँ पर आपको जो मूवी के जो किरदार हैं उनके बिहेवियर के माध्यम से, ठीक है, उनके एक्शंस के माध्यम से, जो कि अल्टीमेटली उनके बिहेवियर की रिफ्लेक्शन है, आपको पता लग जाता है कि उनका बर्ताव डिज़ायरेबल है कि अनडिज़ायरेबल है, उनका बर्ताव अच्छा है कि बुरा है। इसके बेसिस पर आपका माइंड जो है वो 2.5 से 3 घंटे की मूवी को देखते हुए, फिर चाहे आप उसको अमेजन प्राइम पर देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, या फिर सिनेमा हॉल के अंदर जाकर देख रहे हो, ऐसे करके आपको बहुत सारे किरदारों की जजमेंट पता लगने लग जाती है। और रियल लाइफ में भी जब आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, या फिर आप किसी को अपना दोस्त मानते हो, आप बिल्कुल फ्री माइंड से उससे बात कर रहे हो, लेकिन सामने वाला अगर अपनी औकात दिखाने लगे तो आपको उससे हेटरेट उस पर्सन से इसलिए हो जाती है। सामने वाला पर्सन कभी आपसे नहीं कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक बगावत का माहौल बना रही हूँ। सामने वाला पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आपसे कभी आके नहीं कहेगा उसके मन के अंदर क्या चल रहा है आपके प्रति। आप उसको जितना प्यार करते हो, ज़रूरी नहीं है कि उस दोस्ती यारी में, उस रिश्तेदारी में आपको उतना ही प्यार रिवर्ट बैक की फॉर्म में मिले। बट क्योंकि हम बचपन से लेकर अभी तक जानते हैं कि व्हाट इज़ द कोर डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव वैल्यूज़ एंड पॉजिटिव वैल्यूज़, लोगों के बर्ताव और स्वभाव को देखते हुए, इसलिए वी मेक जजमेंट्स अबाउट डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, चाहे वो हमारा खुद का हो या फिर सामने वाले का हो। हमारा खुद का भी जब ये व्यवहार नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, कभी कभार वो हमारे कंट्रोल के अंदर होता नहीं है, हमारा बिहेवियर, हमारे एक्शंस। तो हम लोग हमेशा दो चीज़ों के बीच में, दो फीलिंग्स के बीच में फंस जाते हैं। आपने अक्सर ही ऑब्जर्व करा होगा, अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा करा है ना, तो आपको अपने आप पर एक प्राउड फीलिंग आती है, यू फील सेटिस्फाइड अबाउट हु यू आर। लेकिन वहीं पर अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा कर रखा होता है, जिसकी वजह से सामने वाले के कुछ इमोशंस, कुछ जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट हो गई आपके कुछ वर्ड्स की वजह से, आपके कुछ एक्शंस की वजह से, तो आपको फिर उस बर्ताव के पीछे एक गिल्ट फील होता है, यू फील गिल्टी अबाउट वॉट यू डिड, है ना। तो वैल्यूज़ जो हैं वो एक तरीके से आपके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स का काम करते हैं कि आपको कैसा इंसान बनकर रहना चाहिए, खुद की पर्सनल लाइफ में भी और समाज में भी।
और यही गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपको जीवन में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो वैल्यूज़ का एक बहुत ही ज़्यादा मेजर इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है एक इंडिविजुअल के व्यवहार में और उसके एटीट्यूड में। और यहाँ पर एटीट्यूड वर्ड का लेना देना है, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू पर्सनैलिटी, यानी कि दोज कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाएंगी। वो क्वालिटीज़ और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपकी जो शेप होती हैं, जो बिल्ट होती हैं, वो आपकी वैल्यूज़ की वजह से होती है, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ का एक मेजर इन्फ्लुएंस होता है आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके एटीट्यूड के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। और एटीट्यूड और पर्सनैलिटी का मतलब यही होता है वो क्वालिटीज़, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्षमताएँ जिसकी रिफ्लेक्शन आपके व्यवहार में दिखेगी, और वो क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दूसरे इंडिविजुअल से डिफ्रेंशिएट करके आपको एक अलग ही आइडेंटिटी देने का काम करती हैं। तो हमने इस टॉपिक के अंदर छोटी सी बात वैल्यूज़ के बारे में भी करी, और उसके साथ ही हमने अभी तक बिलीव्स के बारे में और वैल्यूज़ के बारे में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे नॉर्म्स की, और नॉर्म्स के बारे में आप छोटी सी बात जानते ही हो कि नॉर्म्स आर रिटन या फिर अनरिटन रूल्स। ठीक है, दीज आर रिटन और अनरिटन रूल्स ऑफ अ सोसाइटी विच एवरी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। और इसको हम थोड़ा सा डिटेल तरीके के अंदर जानेंगे अगले लेक्चर में। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।